तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 6th क्लास एनसीईआरटी। 6th क्लास की एनसीईआरटी है साइंस की, ठीक है। चैप्टर 3 है ये, तीसरा पार्ट अध्याय, ठीक है। 2 अध्याय हम कल पढ़ चुके हैं, अभी तीसरा अध्याय है तंतु से वस्त्र तक, ठीक है। तंतु से वस्त्र तक कैसे पूरा प्रोसेस दिखाया जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या कब क्या होता है, ठीक है। पहेली और बूझों ने अपने उनके स्कूल में कोई आयोजित हुआ, स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, एक कंपटीशन का आयोजन हुआ उसमें, और उसमें दोनों बहुत अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वो प्रथम पुरस्कार जीते थे दोनों, तो उन्होंने सोचा कि वस्त्र खरीदते हैं। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। इसका मतलब क्या हुआ? विस्तृत विविधता, विस्तृत मतलब बहुत सारी, बहुत बड़ा, बहुत सारा, विविधता मतलब तो पता ही है, अलग अलग प्रकार के। तो वस्तु सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गई, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। दुकानदार ने समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं और कुछ संश्लिष्ट यानी कृत्रिम हैं। उनके पास ऊनी मफलर और शॉल भी थे। दुकान में बहुत सारी रेशमी साड़ियां भी थी। तो मतलब समझ रहे हो, उसमें वो कपड़ों के प्रकार बता रहा है, किस चीज से कपड़ा बनता है। जैसे सूती वस्त्र होता है, संश्लिष्ट से बनता है, ऊन से बनता है, रेशम से बनता है। तो ये सब कपड़ों के प्रकार थे उसके पास, विविध प्रकार के। तो दोनों अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, छुआ और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, ठीक है। अतः अतः उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी, ठीक है। ऊन का मफलर और सूती साड़ी खरीदी। तो कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात, मतलब कपड़े की दुकान घूमने के पश्चात, दोनों ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। मतलब ये सब देखने के बजाय उन्होंने और देखा कि और क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने देखा कि बेड, बिछाने वाली जो चादर होती है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया, ये सब चीजें देखी। ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने थे, अलग अलग चीजें अलग अलग कपड़ों से बनी थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं, ये भी देखा उन्होंने। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान करी, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी, संश्लिष्ट के रूप में करी। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ पहचान कर सकते हैं? अब है वस्त्रों में विविधता। वस्त्रों में कितनी विविधता होती है। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण किया। सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। और ये सब आपको दिया गया, किस चीज का बना हुआ है, कैसे है, वो सब बोलने के लिए बताया, पूछा इसने कि दर्जी से पूछिए कि ये किस कौन सा कपड़ा है, ये कौन सा कपड़ा है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। फिर उसको बोला कि सिलने का भी दिया, करने क्रियाकलाप बोला गया। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप लेबल लगाया था और उसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और बाहर खींचिए। तो यदि कोई ढीला ढीला धागा दिखाई ना दे तो पिन की सहायता से उसको खींचिए। तो ये धागा किससे बनता है, धागा आपको निकल जाएगा उसमें से, तो पता लगेगा ये धागा किससे बनता है। वस्त्र था, वस्त्र में से आपने धागा निकाल लिया, तागा या धागा, ठीक है। और ये तागा किस चीज से बनता है, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम तंतु क्या होता है, ठीक है। तंतु, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे को टुकड़े को मेज पर रखिए और इस तागे के टुकड़े के एक सिरे पर अंगूठे से दबाइए और तागे के दूसरे सिरे से इसकी लंबाई और देखिए, लंबाई नापने की कोशिश कीजिए और उसको देखिए कितना लंबा है वो, ठीक है। और बोला कि अंगूठे से एक सिरे, तागे के एक सिरे को उसकी लंबाई के अनुदिश दर्शाए अनुसार, चित्र में जैसे दर्शाया गया उस अनुसार नाखून से खरोचिए। इसको खरोचने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। इसको दबा दिया, इसको खरोचने के लिए बोल रहा है। क्या आप इस सिरे पर ही देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। ये तागा और पतली लड़ियों में, तंतुओं में विखंडित हो जाता है, ठीक है। तो हमने देखा था वस्त्र किससे बनता था, तागा से। तागा भी था तो वो सिंगल तागा नहीं बनता, वो भी तागे को किससे बनाया जाता है, तंतु से, ठीक है। तंतु, तंतु में विखंडित हो गया, ठीक है। तो सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया हो। कई बार तागे का सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। जब सुई, क्या करते हैं हम, सुई में डालने से पहले उसको काटते हैं ना थोड़ा सा, तो उसमें से और धागे अंदर होते हैं उसके अंदर, तो तंतु है वो तंतु बोला। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनती हैं, उन्हें तंतु कहा जाता है। जो बिल्कुल पतला होगा, उससे मिलकर तागा बना होगा, उसे तंतु कहेंगे, ठीक है।
वस्त्र तागों से मिलकर बनता है तथा तागे आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? कुछ वस्त्रों जैसे जूट, सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु जो होते हैं पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मतलब ये दोनों से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ठीक है, जो तागा होता है, जो वस्त्रों का कपड़ा जो होता है वो क्या होता है, सूती, रेशमी, ऊनी सब होता है। ये सब कहाँ से मिलते हैं? इनके तंतु पौधों से और जंतुओं से मिलते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई और जूट, जूट यानी कि पटसन, पादपों से प्राप्त होता है होने वाले तंतु का उदाहरण है। रुई और जूट किससे मिलते हैं? पादपों से। रुई क्या होता है? कॉटन। ठीक है, कॉटन बोलते हैं ना, कॉटन। रुई किससे मिलता है? पौधे से मिलता है। कॉटन का खेती होती है कॉटन की तो। और जूट भी उस पौधे से मिलता है। ठीक है, ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन कैसे मिलते हैं? भेड़ बकरी के कथित ऊन से। भेड़ बकरी का जो ऊपर जो ऊन होता है उसको निकाल लेते हैं तो उससे ऊन बनता है। इसे खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशमी तंतु किससे मिलता है? कोकून से। रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशम के कीड़े जो होते हैं वो कोकून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोकून बनाते हैं, उससे खींचा जाता है। ठीक है, कोकून क्या होता है? जब रेशम का कीड़ा बच्चा पैदा करता है ना, तो बच्चे को चारों तरफ लपेट के रखता है, रेशम ही लपेट देता है ताकि बच्चा उसमें सुरक्षित रहे और खाता पीता रहे। ठीक है, तो इसी को कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। और इस कोकून को फिर हम हटा देते हैं और फिर पानी में डालते हैं और इसको फिर जैसे धागा निकाल देते हैं, इससे लंबा धागा निकलता है। ठीक है, ये आप यूट्यूब पे वीडियो देखना कोकून से कैसे धागा निकाला जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का उपयोग किया जाता था। पहले तो प्राकृतिक तंतु का ही इस्तेमाल किया जाता था, ऊन निकालने के लिए भेड़ बकरी से, कोकून के लिए रेशमी कीड़ों से, ये सब किया था। लेकिन पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, जो इनसे नहीं मिलते, उन तंतुओं से का भी निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। मतलब वो तंतु जो पौधे या जानवर से नहीं मिला, जिसे हम बना रहे हैं, मानव बना रहा है, जिसे रासायनिक पदार्थों को मिला के बना रहा है, जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतु के कुछ उदाहरण है। ठीक है, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। ठीक है, ये संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण है। उसके बाद है पादप तंतु, कुछ बता रहा है, अलग से एग्जाम्पल दिया। पहला है रुई। रुई किससे बनता है? पादप से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या आपने तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई है? ये बत्तियां का आप उपयोग के लिए, इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाई अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसको पृथक खींचकर पृथक कीजिए, आप देखोगे इसमें पतली लड़ियां दिखाई देंगी। ये कपास तंतुओं से बनी होती है पतली लड़ियां। किससे बनती है रुई? कपास तंतु से। ठीक है, कपास तंतु से बनती है। रुई कहाँ से आती है? जो कपास कहाँ से आता है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहाँ की काली मृदा और जलवायु उष्ण होती है। अब देखो, सिर्फ 6th क्लास के एनसीईआरटी में लिख दिया गया है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी और बीपीएससी पीटी में पूछा जाता है। कपास के लिए कौन सी मृदा उपयोगी होती है? काली मृदा। जलवायु कैसी होनी चाहिए? उष्ण होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए थोड़ी सी। ठीक है, तो कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि होती है? हाँ जी, गुजरात में होती है, महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, ये दो बड़े बड़े राज्य हैं जहाँ पे कपास की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है ज्यादातर। ठीक है, कपास के फूल जो होते हैं, कपास पादप के फल जो होते हैं, फल कपास गोलक, गोल जैसे होते हैं, लगभग नींबू के जितने होते हैं। जितना बड़ा नींबू होता है ना, उतना बड़ा उसका फल होता है। ठीक है, तो पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाता है। जो बीज अंदर का होता है वो टूटकर खुल जाता है पूरा पकने पर। और तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। ठीक है, क्या आपने ऐसा कपास का खेत देखा है जहाँ पे कपास चुने जाने को तैयार हो चुका हो? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों या रो से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढका जाता हो। ठीक है, पहले तो कपास की खेती, जब खेत देखोगे तो हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन जब सब पक जाता है ना, तो पूरा खेत सफेद दिखाई देता है, क्योंकि सारा बीज खुल जाता है। साधारणतया इस कपास इन कपास बालों से कपास को हस्तचैन द्वारा हाथों से चुन चुन कर निकाला जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को ककतन द्वारा पृथक किया जाता है, जिस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, कपास ओटना इसको कहा जाता है। ठीक है, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, आजकल मशीनों से किया जाता है। देखो कपास ओट रहा है, ये कंघी की तरह होता है ना, ये डंडी,
और इसको रगड़ रगड़ के इसमें से कपास निकालता है। उसके बाद है जूट यानी कि पटसन। पटसन तंतु को पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। देखो ये तना है वो किससे था, बीज से आया था। कपास बीज से मिलता है, ये तने से मिलता है, पौधे के तने से मिलता है। ठीक है, याद रखने वाली चीज है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। ठीक है, मेन यही सेंटर है, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। सामान्यतः पटसन पादप यानी पटसन का पौधा जो है, फसल जो है कि पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन पादप को पुष्पन यानी जब वो फूल निकलने लगता है उस अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप के तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबो कर रख दिया जाता है। जो तना होता है उसको पानी में रख दिया जाता है, नदी वदी में, जल में या तालाब में डुबो कर रख देते हैं, तो तना गल जाता है। ठीक है, और उन्हें पटसन तंतुओं के से हाथ द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने के लिए क्या बोलते हैं ना, ये जो तना होता है ना इसको पानी में रख देते हैं। ठीक है, वाला तो इसमें क्या होता है, तना जो होता है ना, तना पटसन में जो तना होता है इसको काट के और एक पानी में ऐसे डुबा के छोड़ देते हैं सारे तनों को। ठीक है, तो फिर इसको बहुत टाइम के बाद निकालते हैं, फिर रेसे निकाल लेते हैं फिर खींच खींच के हाथ से। ठीक है, फिर वस्त्र बनाने के लिए सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, उससे धागे बना लिए जाते हैं, तागा बना लिया जाता है। ये देखो तागा बना रहा है, तो रुई से तागा बना रहा है। ठीक है, चरखा क्या होता है, तागा बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो सूती तागे की कताई कैसे होती है, तागे की कताई कैसे करते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप पढ़ने के लिए बोला है, तो एक हाथ में रुई पकड़ के उसको खींच के चुटकी से दबा के और थोड़ा मोड़ना है, तो उसको क्या बोलते हैं, तकाई कहते हैं, कताई कहते हैं। ठीक है, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। उसके बाद क्या है, कताई के लिए एक सरल युक्ति है हस्त तकुआ का उपयोग करना, जिसे तकली कहते हैं। ठीक है, तकली किस लिए यूज किया जाता है, कताई के लिए, सूती कताई के लिए। ठीक है ना, सूत की कताई के लिए तकली यूज किया जाता है, ये याद रखना, सूत की कताई के लिए तकली यूज किया जाता है। ठीक है, फिर और दूसरा उपाय क्या होता है, चरखा का उपयोग करके किया जाता है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में एक रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी इस चीज को, चरखे को। ठीक है, तो क्या होता है, सूती वस्त्र काटने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या था, खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए, नीचे क्या है, खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था। ठीक है, 1956 में इस संगठन को बनाया था। तो यहाँ भी एक प्रीलिम्स का फैक्ट है, इसका नाम क्या था, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। ठीक है, तो ये आयोग कब बना था, 1956 में बना था। ठीक है, बृहद पैमाने पर तागों की कटाई का कार्य मशीनों से किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद है तागे से वस्त्र कैसे बनता है। तो कताई हो गया था, अब जो होता है बुनाई कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, बुनाई कहेंगे, तागों से वस्त्र बनाने को। तागों के दो सेट को आपस में मिलाकर व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये बोल रहा है नीचे ऐसे ऐसे करने के लिए, तो जरूरी नहीं है सब पढ़ना कैसे कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्रियाकलाप पढ़ लेना जरूरी, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। तो वस्त्रों की बुनाई करघों पर भी की जाती है। ठीक है, करघों पर भी की जाती है, ये हथकरघा है। ठीक है, ये हथकरघा है। करघे से वस्त्रों की बुनाई की जाती है। कताई किससे की जाती है, चरखे से। तो चरखा और करघा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इससे तागे की कताई की जाती है, धागा बनाया जाता है। ठीक है, और इससे इससे क्या किया जाता है, बुनाई की जाती है, वस्त्र की बुनाई की जाती है। ठीक है, जब तागे को काट लिया जाता है, तागा बना लिया जाता है, उसके बाद तागे से फिर बुनाई करके वस्त्र बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाएंगे, तो उसको क्या किससे बनाते हैं, करघे से, चरखे से तागा काटते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। एक विशेष प्रकार की बुनाई, स्वेटर बिनने के लिए जो बुनाई करते हैं, किसी एक तागे को दूसरे तागे को फंसा फंसा के, सब लिखा हुआ है, सब पढ़ने की इतनी ज्यादा वो नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, वो आपको तुमको पता ही होगा कैसे करते हैं। अब ये बुनाई जो है हाथों से और मशीनों से भी की जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, वस्त्र सामग्री का इतिहास बताते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है, क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे। वस्त्र के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां और जंतुओं के चमड़े समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना, जब पहले के लोग थे कि आदिवासी लोग थे जो जंगलों में इधर उधर घूमते रहते थे और क्या करते थे, शिकार करके या फिर कंदमूल खा के रहते थे, वो तो उनके कपड़े अलग होते थे। लेकिन जब वो लोग कृषि समुदाय में बसने लग गए, ठीक है, एक जगह खेती करके बसने लग गए, तो बसने आरंभ के पश्चात उन्होंने लोगों ने
पतली पतली टहनियों और घास को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ बनाना सीख लिया। ठीक है, वो जो सामान उगा रहे हैं उसको रखने के लिए, रखे कहाँ, जमीन पे तो छोड़ेंगे नहीं, तो चटाई डालियाँ ये सब बनाना सीख लिया। तो उनको कताई या बुनाई करना सीखने लग गया धीरे धीरे। लताओं जंतुओं के ऊन और बालों को आपस में ऐठन देकर लंबी लड़ियां बनाने लगे और इनको बुनकर वस्त्र भी बनाने लगे। तो धीरे धीरे कृषि समुदाय जब बना उसके बाद ये सब बनने लग गया, बुनाई कताई सब सीखने लग गए लोग। ठीक है, पूर्व भारतवासी, पहले में भारतवासी थे, रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। ठीक है, फ्लेक्स भी एक पादप है। फ्लेक्स फ्लेक्स क्या है, एक पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। ठीक है, प्राचीन मिस्र में क्या था, प्राचीन में मिस्र में, मिस्र कहाँ एक देश का नाम है, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स की कृषि की जाती, नील नदी के किनारे की जाती थी। ठीक है, तो मिस्र की नदी कौन सी है, नील नदी। यहाँ पे फ्लेक्स की कृषि खेती भी की जाती थी, फ्लेक्स से भी कपड़ा बनाया जाता था। ठीक है, उन दिनों लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित ओढ़ लेते थे खाली। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। जब सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ उसके साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके कपड़े पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, लुंगी धोती साड़ी पगड़ी सब बनाने लग गए। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में विविधता होती है उसी प्रकार वस्त्रों में भी विविधता होती है। अलग अलग राज्य अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। तो क्या होता है, कपास फूलक होता है उसको ओढ़ते हैं, रेशा बनाते हैं, उसकी कटाई करते हैं, तागा बनाते हैं, फिर उसकी बुनाई या बंधाई करके वस्त्र बनाते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक